this lecture you will get the insights over the very important thinkers in public administration, and the chapter name is, the topic of today's lecture is classical theory, परंपरागत विचारधारा की जो थ्योरी है वो आज आप पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए there are 3 to 4 thinkers associated with classical theory. And these are Frederick Winslow Taylor, which gives the concept of scientific management theory, Luther Gulick, Henry Fayol and Max Weber. Okay, classical theory was introduced in the late 90th century. ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो इसी की कंट्रीब्यूशन माना जाता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों आया, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी, परंपरागत विचारधारा वहाँ आई थी, इंट्रोड्यूस इन द लेट 90th सेंचुरी। ठीक है, टाइम आपको पता होना चाहिए। सो 1890 के आसपास, ठीक है, इट बिकेम वाइड स्प्रेड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, 1910, 1915, 20 यहाँ तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है फैलाव देखा गया। ठीक है, एज ऑर्गेनाइजेशंस ट्राइड टू एड्रेस इश्यूज ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट इंक्लूडिंग स्पेशलाइजेशन, एफिशिएंसी, हायर क्वालिटी, कॉस्ट रिडक्शन एंड मैनेजमेंट वर्कर रिलेशनशिप्स। देखिए, परंपरागत विचारधारा क्या है, ये कुछ सिद्धांत हैं जो कि डील करते हैं किससे, ऑर्गेनाइजेशंस को अच्छा बनाने के लिए जब डील करते थे। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशंस किस चीज़ से जूझ रही थी, कॉस्ट रिडक्शन करनी थी उन्हें कि भाई कोई भी चीज़ बनाने पे कम से कम लागत लगे, उनकी हायर क्वालिटी हो, एफिशिएंसी बढ़े, स्पेशलाइजेशन बढ़े और मैनेजमेंट और वर्कर के रिलेशंस अच्छे हों। सो क्लासिकल थ्योरी कुछ एक बातें बोलेगी कि अगर आप ये करोगे तो ही जो है ऑर्गेनाइजेशन फले फूलेगी, ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से काम करेगी। ठीक है, ओके। So classical theory models were military and Catholic Church, features strict control of workers, absolute chain of command, predictability of behavior, unidirectional downward influence। देखिए ये किसकी क्या क्या किस चीज़ पे जोर देती थी, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ वर्कर्स। स्ट्रिक्ट पे यहाँ पे फोकस रहेगा कि कंट्रोल तो करना ही वर्कर्स है लेकिन स्ट्रिक्टली। ठीक है, एब्सोल्यूट चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड आपको पता है क्या होती है, प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ बिहेवियर, पता लगाया जा सके कि ऐसा करने से ऐसा होगा। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल डाउनवर्ड इन्फ्लुएंस। अब धीरे धीरे इसको समझते जाएंगे क्या है। देखिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हम कर चुके हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर की ऑलरेडी, फोकसिंग ऑन द मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड वर्कर्स। ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कुछ सिद्धांत दिए थे जैसे कि रूल ऑफ थंब और आपका गति का अध्ययन किया था उसने, स्पीड का एनालिसिस किया था, टाइम एनालिसिस किया था, टाइम स्टडी किया था, फटीग स्टडी किया था, थकान का अध्ययन किया था। वो सब सारी बातें साइंटिफिक मैनेजमेंट में आ जाती हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट इश्यूज और कंसर्निंग हाउ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन शुड बी स्ट्रक्चर्ड, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, मेजर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ क्लासिकल ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, परंपरागत विचारधारा के मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन कौन हैं। फ्रेडरिक टेलर जिसने कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी, और सेकंड है, ये आज हम इन तीनों को पढ़ेंगे, हेनरी फ्योल, गुलिक, वेबर। ठीक है, वेबर की एक और थ्योरी मैंने करवाई थी, ब्यूरोक्रेसी। सो हेनरी फ्रेडरिक विंस्लो टेलर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। डब्ड एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, आल्सो नोन एज वन बेस्ट वे अप्रोच इन अकम्प्लिशिंग टास्क। आपने टेलर किया था जब बताया था मैंने कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर जिसे बोला जाता है टेलर है। इसने वन बेस्ट वे अप्रोच का भी इसको जो है एक अंडरलाइन करके इसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है वन बेस्ट वे अप्रोच? इसने एक फोकस किया था कि कोई भी काम करने से पहले उसका वन बेस्ट वे निकाल लो। जैसे कि आपको चाहे कोई भी काम हो, चाहे पेड़ से जो है फल क्यों नहीं तोड़ना हो, तो उसका भी एक वन बेस्ट वे होना चाहिए कि भाई पेड़ आइडेंटिफाई कैसे करो, फिर ऊपर कैसे चढ़ो। ठीक है, ऊपर से तोड़ो कैसे और किस चीज़ में डालो और नीचे ले आओ। ठीक है, तो हो सकता है कई लोग पेड़ जो है मैनुअली चढ़ेंगे, कोई सीढ़ी लगा के चढ़ेंगे, कोई जो है
किसी मशीन के थ्रू चढ़ेंगे या कोई हवा में उड़ के पेड़ वो जो है फल तोड़ेंगे, तो उसका वन बेस्ट वे निकालो पहले क्या हो सकता है। तो टेलर ने कहा कोई भी काम करने से पहले उस काम को मत करो जब तक आपके पास वन बेस्ट वे ना हो उसको करने के लिए, और जब वो आपको मिल जाए तो उसी पे स्टिक ऑन रहो। सो वन बेस्ट वे कैसे निकाला जा सकता है, उसने स्टडी की, टाइम की स्टडी की कि कम से कम समय लगना चाहिए वो काम करने में। फिर उसने फटीग की स्टडी करी उसके रिलेटेड कि भाई कम से कम थकान होनी चाहिए वो काम करने में। फिर उसने गति जो है मोशन की स्टडी की कि भाई मोशन क्या है आपका, कितने समय में आप कितना आउटपुट दे रहे हो, ठीक है। टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, ये सारी स्टडी करके उसने वन बेस्ट वे अप्रोच निकाली। इसलिए एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हमने कहा था। प्रॉब्लम देखिए इसमें इस क्रिटिसिज्म यही आया था, गेट एम्प्लॉयज़ टू वर्क एट देयर मैक्सिमम कैपेसिटी। इन्होंने जो है एम्प्लॉयज़ को, इंसानों को जो है मशीन बना के रख दिया था, जो कि इंसान की ह्यूमन फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होती हैं, बिहेवियर्स होते हैं, उसे कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ आउटपुट और प्रोडक्टिविटी से मतलब था। उसका सिर्फ फोकस था सिर्फ टास्क पूरा करने का, ठीक है। इसीलिए एक परंपरागत में आते हैं कि पुराना ये तरीका, लेकिन आजकल के तरीके में क्या है, यू हैव टू लुक आफ्टर द ह्यूमन इमोशंस आल्सो, ह्यूमन फीलिंग्स आल्सो, you have to give them rest and holidays to and you have to also tap the concerns of motivation and confidence. These are the new concepts in today's arena. सो देखिए टाइम एंड मोशन स्टडी की, केयरफुल सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ एवरी टास्क, फ्रेडरिक विंसलॉट टेलर के ये थे। प्रॉपर रेमुनरेशन फॉर फास्ट एंड हाई क्वालिटी वर्क, पीस रेट सिस्टम इसने किया, जितने पीस बनाओगे उतने ही जो है काम, इतने ही पैसे मिलेंगे। इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर एंड मैनेजर, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। ओके अंगूठे का नियम इसने बदला था। इसने कहा था कि साइंटिफिकली सेलेक्ट करो वर्कर्स को, फिर उन्हें ट्रेन करो, फिर डेवलप ईच एम्प्लॉय रादर देन पैसिवली लीविंग देम टू ट्रेन देम। सर अपने ये मैनेजमेंट की जिम्मेवारी है कि ट्रेन जो है वो ट्रेनिंग करवाए एम्प्लॉय की, ना कि वो उसको छोड़ दे के अपने आप सीख लेगा, ठीक है। ओके सो अब देखिए मेन आदमी ये आता है हेनरी फ्योल, आपके जो है सिलेबस में है क्लासिकल थ्योरी के। पहले देख लेते हैं कौन थे। फ्रेंच थे, फिर इंजीनियर थे, ठीक है। प्राइमरी फोकस इनका मैनेजमेंट रहा है, फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मोर रिस्पेक्ट फॉर वर्कर देन टेलर, इन्होंने थोड़ा सा कंसर्न किया वर्कर को, थोड़ी सी और रिस्पेक्ट दी, टेलर ने बिल्कुल नहीं दी थी, ठीक है। टेलर कंसिडर्ड वर्कर्स एज नट्स एंड बोल्ट्स इन अ मशीन, ठीक है। जैसे नट्स एंड बोल्ट्स मशीन में वो काम करते हैं, मशीन घूमेगी तो नट्स एंड बोल्ट्स घूमेंगे, अगर नट्स एंड बोल्ट्स काम नहीं कर रहे हैं तो नए रिप्लेस कर दिए जाएंगे। सो फिर हेनरी फ्योल आए, उन्होंने थोड़ा सा और वर्क किया। वर्कर्स आर मोटिवेटेड बाय मोर देन मनी, ओके। इक्विटी इन वर्कर ट्रीटमेंट मोर, देखिए इसके कुछ एक इसने सिद्धांत दिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। पॉक का सिद्धांत इसने दिया था, POCCC, ये आप लिख लोगे, ये एग्ज़ाम में भी आएगा। हेनरी फ्योल का जब भी आप नाम सुनोगे तो 5 मैनेजमेंट फंक्शंस आप लिखोगे, बहुत इजी हैं। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, C से कमांडिंग, C से कोऑर्डिनेशन, C से कंट्रोल, POC, ठीक है। POCCC, ये कोई भी काम करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का, मैनेजमेंट का, ये 5 चीज़ें पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग, पहले प्लान करिए कैसे करें, क्या करें, फिर ऑर्गेनाइज़ करिए चीज़ों को, फिर कमांड करिए आपकी ये ऐसे ऐसे हो, फिर कोऑर्डिनेट करिए बिटवीन सो मैनी वेरिएशंस, बिटवीन सो मैनी एस्पेक्ट्स। कोऑर्डिनेशन के बाद आप कंट्रोल करिए, ठीक है। ये बिल्कुल रट्टा मारना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये मेमोरी वेस्ट चीज़ें हैं, ओके। 14 प्रिंसिपल इन्होंने अलग से दिए जो कि जाने जाते हैं, बहुत फेमस, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स। डायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड that write down 14 principles given by Henry Fayol. सो ये बहुत ही फेमस थिंकर हैं क्लासिकल थ्योरी के, परंपरागत विचारधारा के। फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ डिवीजन ऑफ वर्क, कोई भी काम करने के लिए डिवीजन ऑफ वर्क करिए, ठीक है। कि वो काम है उसका ये पहलू इस आदमी से करवाना है, ये पहलू इस आदमी से करवाना है। जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है पुलिस
प्रशासन को लेके चलिए, सभी पुलिस ऑफिसर्स का काम है क्राइम को रोकना, लेकिन क्या है, कोई उसमें ड्राइवर है, कोई उसमें एफआईआर लिखता है, कोई उसमें कॉल रिसीव करता है, कोई उसमें जो है टेली ऑपरेटर है, ठीक है, कोई उसके अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ गार्ड है, कोई जो है गन्स को ऑपरेट कर रहा है, कोई जो है पेट्रोलिंग कर रहा है, ठीक है। सभी का वर्क जो है वो डिवाइड हो रखा है, डिवीजन ऑफ वर्क हर काम में आपको देखने को मिलेगा, हर ऑर्गेनाइजेशन में देखने को मिलेगा। सो हेनरी फ्योल ने कहा पहले डिवीजन ऑफ वर्क करिए, कोई भी काम करना है तो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डालिए उसके अंदर कि किसकी जवाबदेहिता होगी और कौन उसको, अथॉरिटी कौन होगी उस वर्क की, ठीक है। फिर आप थर्ड इसको बोलेंगे डिसिप्लिन, की डिसिप्लिन होना चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से उसकी सक्सेस के लिए। फिर यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सभी की जो है दिशा निर्देशन एक होना चाहिए, सभी की दिशा एक होनी चाहिए। जैसे कि सभी पुलिस वालों का एक दिशा है कि क्राइम को कम करना, क्राइम को रोकना या क्रिमिनल्स को पकड़ना, ठीक है। 5 प्रिंसिपल ये हो गए। छठा है सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। मतलब आपके जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं वो कम होने चाहिए, किससे, जनरल इंटरेस्ट से। जनरल इंटरेस्ट मतलब जो आम जो मतलब यहाँ पुलिस वाले एग्जांपल में देखेंगे तो एक कांस्टेबल के इंटरेस्ट को, घरेलू इंटरेस्ट को, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, पर्सनल इंटरेस्ट को नहीं देखा जाएगा, लार्जर गुड को देखा जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, उसे घर में बेशक काम हो लेकिन ड्यूटी उसे फिर भी करनी पड़ेगी, ठीक है। रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सोनल देना पड़ेगा आपको, पर्सोनल को ये नहीं है कि आप काम के बदले कुछ और दे दोगे, पैसे से आदमी को रखना पड़ेगा, रेम्यूनरेशन करना पड़ेगा उसका, पर्सोनल का कोई फिक्स पे रखनी पड़ेगी, जब जाके अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। सेंट्रलाइजेशन इसने कहा कि एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन का मतलब है जहाँ से सारी पावर निकले, सेंट्रलाइज्ड हो जाए, ठीक है। मतलब सारी पॉलिसी, सारी पावर, सारी डायरेक्टिव्स, कोऑर्डिनेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं से निकले, वो एक बिंदु हो, केंद्र बिंदु हो, वहाँ से चारों दिशाओं में वो जाए और लीड करे, ठीक है। स्केलर चेन, लाइन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए कि कौन क्या है, इसको हायरार्की भी कह सकते हैं आप, कि भाई ये आदमी इसके नीचे है, ये उसके नीचे काम करेगा, इसके नीचे काम करेगा, और सभी जिम्मेवार होंगे सबसे ऊपर हेड बॉस को। सो स्केलर चेन होनी बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इक्विटी, बराबर, मतलब इक्विटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड टेन्योर ऑफ पर्सोनल, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, टेन्योर होना चाहिए पर्सोनल का, ये नहीं कि लोगों को ये लगे इनसिक्योरिटी फील होगी, उनकी जॉब कैसी है, क्या है, कितने टाइम में हट सकते हैं, कभी भी हट सकते हैं। एस्पिरिट डी कोर्प्स, भाईचारा इसको बोला जाता है, ब्रदरहुड की जो है थोड़ी बहुत आपको ब्रदरहुड की भी ज़रूरत पड़ती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए, इनिशिएटिव। ओके, नेक्स्ट जो हमारे थिंकर हैं लूथर, देखिए फ्योल की 5 बातें होगी, POCCC, 14 प्रिंसिपल्स हो गए, ये अलग से वो ख़त्म हो गया। टेलर के जो हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी हम कर चुके थे। गुलिक आ जाते हैं, अब गुलिक बहुत इंपॉर्टेंट है, गुलिक और फ्योल से ही जानी जाती है क्लासिकल थ्योरी, ठीक है। ये इसके बारे में है, प्रोफेसर ऑफ म्यूनिसिपल साइंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एट कोलंबिया, ठीक है। एक्सपेंड्स फ्योल्स 5 मैनेजमेंट फंक्शंस इनटू 7 फंक्शंस, इसने फ्योल के जो 5 मैनेजमेंट फंक्शन थे POCCC उनको 7 में बदला। वो क्या थे वो देख लेते हैं। इसने एक टर्म दी पोस्ट कॉर्ब, POSDCORB, प्लानिंग। इसने कहा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए अच्छे से ये चीज़ें आपको चाहिएंगी, 7 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, या मैनेजमेंट अच्छी मैनेजमेंट करने के लिए आपको 7 चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्या हैं? पोस्ट कॉर्ब हैं, P से प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी, फिर स्टाफिंग करनी पड़ेगी, काम करने के लिए आपको स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी, फिर उन्हें डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि ऐसे करो, वैसे करो, ये ना करो, ये ऐसे करो, फिर कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा इन बिटवीन सो मैनी वेरिएशंस एंड थिंग्स। कोऑर्डिनेशन के बाद रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग के बाद बजटिंग, ठीक है। सो POSDCORB, सिंपल सी लूथर गुलिक इज इक्वल टू पोस्ट कॉर्ब याद कर लेना, पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा इससे। और
पोस्ट कोर अगर याद है तो आप रिलेट कर लोगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, स्टाफिंग की इससे क्या था। ठीक है, सो इजी था। गुलिक, फेओल, POCCC एंड 14 प्रिंसिपल्स एंड 7 प्रिंसिपल्स ऑफ गुलिक पोस्ट कोर। मैक्स वेबर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दिस इज़ अगेन फॉर योर रिवीजन। इसने जो मेन इसकी कंट्रीब्यूशन था मैक्स वेबर का वो है ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। इसने बेसिकली स्ट्रक्चर के ऊपर, ढांचे के ऊपर जोर दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा कैसा होना चाहिए। ठीक है, जर्मन सोशोलॉजिस्ट हैं। ओके, दो प्रकार की अथॉरिटी होती हैं, करिज्मेटिक अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, लीगल। तीन प्रकार की होती हैं, लीगल, रेशनल अथॉरिटी। इसने जो फोकस किया कि भाई करिज्मेटिक अथॉरिटी जैसे कि जिसके अंदर करिश्मा हो, जैसे आपके कोई लीडर ले लीजिए, जैसे महात्मा गांधी हैं, या अभी आजकल के कोई आपके PM हैं जिनका करिश्मा है, लोग उनके नाम से ही प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, या जैसे बुद्ध थे, उनके पीछे फॉलोअर्स थे, गुरु नानक जी थे, ये अथॉरिटी अपनी पर्सनालिटी से लीड करते थे। सो बोलता है ये तो है, ये बहुत पहले की चीज़ें होगी। ये एक अथॉरिटी होती थी काम करने के लिए। एक होती है ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो चली आ रही है, जैसे आपके दादाजी, पापा जी आपकी इन्फ्लुएंस करते हैं आपके फैमिली में। ट्रेडिशनल अथॉरिटी, उनके पास भी एक प्रकार की अथॉरिटी होती है। फिर इसने कहा एक लीगल रेशनल अथॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक ऑफिसर में होती है। उसने इस चीज़ पे ऊपर जोर दिया कि लीगल रेशनल अथॉरिटी के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो ब्यूरोक्रेसी थ्योरी देखिए आती जा रही है। ठीक है, अगेन इट इज़ फॉर योर रिवीजन। अदरवाइज अगर क्लासिकल थ्योरी पे क्वेश्चन आता है तो हमारी स्लाइड्स वहाँ तक ख़त्म हो चुकी हैं गुलिक फेओल के ऊपर। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी भी क्लासिकल थ्योरी का पार्ट है, लेकिन वो बिल्कुल अलग चीज़ है जो टेलर ने दी थी। अगर क्लासिकल थ्योरी के ऊपर पूछा जाए तो गुलिक एंड फेओल विल बी सफिशिएंट टू कंप्लीट। ठीक है, दो आदमियों को आप मेंशन करिए। वेबर का अगर कहीं भी कोई भी नाम आएगा तो ब्यूरोक्रेसी की जो थ्योरी है उसी के अंडर आएगा। ओके, इसने कहा कि लीगल रेशनल अथॉरिटी है वो मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बिकॉज लीगल कोड कैन बी एस्टेब्लिश्ड विच कैन क्लेम। एक कोड के तहत बनी हुई है, एक उसका एक लीगल स्ट्रक्चर है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ओके, इम्पर्सनल ऑर्डर होते हैं, मतलब पर्सनल ऑर्डर आप नहीं कर सकते ब्यूरोक्रेसी में, आपको पता है। कोई लॉ ओबीडियंस होता है, मेंबरशिप इज़ द की टू लॉ ओबीडियंस। ठीक है, किसी कानून के अंदर आपकी ओबीडियंस बनती है। ठीक है, रादर देन कोई पर्सनल अथॉरिटी है या कोई करिज्मेटिक अथॉरिटी है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी नहीं काम करती, आगे आगे नहीं काम करेगी। इसने बोला था कि पहले तो ऐसा चल जाता था, लेकिन आगे आगे रेशनल और लीगल। रेशनल अथॉरिटी कौन होगी? जो जो जिसकी मानेंगे आज आप IAS ऑफिसर्स या कोई भी अदर ऑफिसर्स होते हैं उनकी आप मानते हैं, बिकॉज वो लीगल रेशनल अथॉरिटी है, वो कोई एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं। ठीक है, सो वो आपको समझ में आती है वो बात। ठीक है, वो लीगल भी है और वो रेशनल भी है। सो ब्यूरोक्रेसी के में क्या क्या होते हैं? रूल्स होते हैं, इम्पर्सनैलिटी होती है, फ्री सिलेक्शन ऑफ अपॉइंटेड ऑफिशियल्स होती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है बेस्ड ऑन एजुकेशन, बेस्ड ऑन पर्सनल क्वालिफिकेशन, नेपोटिज्म नहीं होती, फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, डिसिप्लिन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। बेसिकली दीज वर द प्रिंसिपल्स गिवन बाय मैक्स वेबर रिगार्डिंग टू ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को ब्यूरोक्रेटिक बोलने से पहले उसको फुलफ़िल करनी पड़ेगी कुछ एक चीज़ें, कि रूल्स ऐसे ही नहीं आप मनमानी चला रहे हो। कुछ रूल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। इम्पर्सनैलिटी होती है, मतलब नो 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 पार्शियलिटी इधर और अगेंस्ट क्लाइंट्स, वर्कर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है, पार्शियलिटी नहीं चलेगी, इम्पर्सनल होके ही आपको जो है डायरेक्टिव्स देने पड़ेंगे, ऑर्डर्स लेने पड़ेंगे, इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। फ्री सिलेक्शन ऑफ अपॉइंटेड ऑफिशियल्स हम समझ गए। ठीक है, मेरिट बेस सिस्टम पे जो है भर्ती की जाएगी ब्यूरोक्रेसी के अंडर। जो मेरिट है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, पेड होगा, वो बेस्ड ऑन एजुकेशन है, बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी देख लेते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर अपने आप में एक बेनिफिट है। मॉनिटरी इंसेंटिव दिया जाता था कि ज़्यादा काम करोगे ज़्यादा पैसा मिलेगा। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप थी। हायरार्किकल स्ट्रक्चर था, एक स्ट्रक्चर के ऊपर, ढांचे के ऊपर जोर दिया जाता था हमेशा क्लासिकल थ्योरी में, कि कौन किसके नीचे काम करेगा, कौन किसको जिम्मेवार होगा, इसका बॉस कौन होगा। ठीक है, ढांचा मतलब
ये है हायरार्की को आप बोलेंगे एक काइंड ऑफ स्केलर चेन। जैसे स्केल में 1 2 3 4 5 6 ऊपर से नीचे सीढ़ी नुमा स्केल होता है, ऐसे ही हायरार्की होती है आपकी पद सोपान की व्यवस्था, पदों का स्थापन जिसमें देखा गया हो सीढ़ी नुमा तौर पे। क्रिटिसिज्म क्या है क्लासिकल थ्योरी का? एम्प्लॉयज़ हैव मिनिमल पावर ओवर देयर जॉब्स एंड वर्किंग कंडीशंस। जो काम कर रहे हैं वर्कर्स जो हैं उनके पास कोई पावर नहीं होती अपने काम के ऊपर, वर्किंग कंडीशन के ऊपर कुछ कहने का नहीं होता कि ये गलत है जी, ये सही है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। जैसा उनको बोला जाता है वैसा ही उनको मानना पड़ता है। सबॉर्डिनेशन, पैसिविटी, इंडिपेंडेंस आर एक्सपेक्टेड, वर्क टू अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी उनकी वर्किंग कंडीशंस बदल दी जाती हैं, उनका अपने आप कुछ कहने का नहीं है। अब एक और इसमें बात लिख लीजिए, नट्स एंड बोल्ट्स इन द मशीन। ठीक है, जैसे कि मशीन के कल पुर्जों की तरह वो काम कर के से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ऐसे काम करें। ठीक है, इन ह्यूमन कंडीशंस होती हैं काम करने की, ये भी क्लासिकल थ्योरी की एक वो है। और सेंट्रलाइजेशन अपने आप में एक नेगेटिव पॉइंट है कि देखिए डिसेंट्रलाइजेशन आज हम फॉलो कर रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन बोले तो जैसे पावर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सो मैनी इंस्टीट्यूट्स। जैसे आज ग्राम पंचायतों के पास पावर है, ब्लॉक्स में जो है ब्लॉक समितिज़ के पास पावर है, फिर नगर पंचायतों के पास पावर है, म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास भी पावर है, फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग से पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग से पावर है। इसे डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, विकेंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण कहाँ हो जाएगा? जैसे पहले अंग्रेज़ों के राज में होता था, दिल्ली से ही सरकार चलती थी, जो हुक्मनामा वहाँ से जारी हुआ वही पूरे भारत में मानना होगा। ऐसा अगर कोई रूल हो तो आज उसे सेंट्रलाइजेशन बोलेंगे। सो फेयोल ने जैसे कहा, ये सारी क्लासिकल थिंकर्स परंपरागत विचारधारा ने जोर दिया वो सेंट्रलाइजेशन पे दिया था कि एक बॉस से ही सारे नियम होके निकलें। ठीक है, पावर शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एम्प्लॉयज़, वर्कर्स के अंदर उनको कुछ कहने का मौका ना दिया जाए। ठीक है, सो आज के समय में ऐसा नहीं चल सकता, बिकॉज वी आर ऑलरेडी फॉलोइंग द मॉडल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। आप समझ गए होंगे क्या मतलब होता है। ठीक है, अगर सारी एक ही सरकार हो जाए सेंटर में, दिल्ली से ही सरकार चले, हरियाणा के पास अपनी सरकार ना हो, गांव के पास अपने सरपंच ना हो, ठीक है, आपको जो है बहुत घुटन महसूस हो सकती है, बहुत लैक ऑफ पावर महसूस हो सकता है, लैक ऑफ इनिशिएटिव महसूस हो सकते हैं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लैक हो सकती है, अकाउंटेबिलिटी डिसमिल हो सकती है, बहुत इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। Employees are lead to mediocrity, working conditions produce to psychological failure as the result of the belief that they are lower class employees and performing menial tasks. So these were the criticisms of classical theory। 2-3 आदमी जुड़े हुए हैं क्लासिकल थ्योरी से। मेन तो हैं फेयोल एंड गुलिक। आप मेंशन कर सकते हो वेबर को भी, क्योंकि उन्होंने जो जो सिद्धांत दिए उनको सिद्धांत को कोट करना पड़ेगा जब आप उनको मेंशन करो। और बाकी जो टेलर हैं वो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के हैं, वो अलग हैं। सो दिस इज़ इट।